और यही है जो एग को कहाँ यूट्रस तक लेकर गए। ठीक है, आधे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, वो कैसे ट्रैवल करेगा, तो इस रीजन की वजह से भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। और अचार वगैरह टच नहीं करना, टेम्पल में एंटर नहीं करना। प्रोडक्शन टॉपिक हियर कम्स टू एन एंड। और ये चैप्टर में आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिप्रोडक्शन, तो जैसे कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो फीमेल के वो पार्ट्स जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो सारे आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो अगर हम देखें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। कुछ ऐसे दिखता है, जो कहाँ होता है, किडनी के पास होता है, इन दिस एरिया, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी जो ये एरिया होता है ना, ये होता है यूटेरस, ओके। ये होता है यूट्रस, जिसे गर्भदानी या बच्चादानी भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं, ये होते हैं ओवरीज, ओके। ये क्या है, ओवरीज। ओवरीज के अंदर क्या बनता है, यहाँ पे होती है, यहीं पे बनते हैं फीमेल एग्स यानी ओवम, ठीक है। यहाँ पे क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। तो यहाँ पे दो ओवरीज होती है, इस तरफ भी होती है जहाँ से एग्स बनते हैं, इस तरफ भी होती है जहाँ से एग्स बनते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे दो ओवरीज है, लेकिन ये दोनों ओवरीज साथ में काम नहीं करती है। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि कितने टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, है ना। और दो टेस्टिस क्या होते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, राइट। दोनों साथ में स्पर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में नहीं बनाते। यहाँ पे कैसे होता है, ये एक एक महीने के ड्यूरेशन में वर्क करता है, ठीक है। पहले ये वाली ओवरी जैसे अगर वर्क कर रही है, तो इस मंथ इसने बनाया, नेक्स्ट मंथ ये वाली ओवरी बनाएगी, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट मंथ ये बनाएगी। तो ये 28 डेज का साइकिल होता है। तो एक ओवरी 28 डेज के साइकिल में वर्क करती है, उसके बाद दूसरी ओवरी वर्क करती है नेक्स्ट 28 डेज के साइकिल में, और फिर से ये ओवरी वर्क करेगी। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं, ऑलराइट। तो नाउ जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे ओवरीज जो है सिर्फ एग बना सकते हैं, ये एग को भेज नहीं सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म का क्या होता है, टेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म के पास, जिससे स्पर्म कर सकता है ट्रैवल। लेकिन जो एग्स होते हैं, इनके पास नहीं होता, सो ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ओवरीज है, इन्होंने एग बना दिया और इन्होंने एग को क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब जो ये है ना, ये वाली जगह, ये ट्यूब होती है, ठीक है। एक ट्यूब जैसा होता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैस होता है ना, वैस डिफरेंस, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब। तो ये दोनों तरफ होती है, और यही है जो एग को कहाँ, यूट्रस तक लेकर के जाती है। सो दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो सेम नहीं हुआ, जैसे वैस डिफरेंस का काम हो रहा है, वैसे ही फेलोपियन ट्यूब भी सेम काम करती है एग को लेके जाने का, ओके। तो एग को लेके जाने का काम कौन कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब, और उसका यही फंक्शन होता है। नाउ यहाँ से जो एग है वो जाता है यूट्रस में, जहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है, यानी कि एम्ब्रॉय की ग्रोथ होती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे कि जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है, गैमेट क्या होता है, जो मेल स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, जो एग होता है। तो ये दोनों सेल्स जब मिलते हैं, ओके, दोनों गैमेट्स जब मिलते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, तब बनता है एक जाइगोट। तो यहाँ से कैसे जाता है, अभी जो स्पर्म है, ठीक है, वो पेनिस से डिस्चार्ज होके कहाँ पे डिस्चार्ज होता है, यूट्रस पे, ठीक है। अब स्पर्म है, ठीक है, यूट्रस तक आ गया। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि एक टाइम पे एक ही ओवरी वर्क कर रही होती है, फाइन। तो एक टाइम में प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर स्पर्म को एग से मिलने के लिए कितना स्पर्म रिलीज होना चाहिए, दैट इज 7 ml।
तो 7 ml रिलीज होगा तो ही प्रेगनेंसी के चांसेस है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे हमने देखा एक टाइम पे एक ही ओवरी वर्क कर रही है, तो अब जब ये स्पर्म डिस्चार्ज हुआ तो कुछ स्पर्म कहाँ जाएंगे? अभी स्पर्म को थोड़ी ना पता है कि एग कहाँ पर है, राइट? तो वो अभी अंदर जहां जहां जगह मिलेगी वहां पर जाएंगे। तो हो सकता है कुछ स्पर्म यहाँ चले गए, ठीक है, कुछ स्पर्म स्ट्रेट चले गए, और कुछ स्पर्म अभी इस वाली ओवरी से रिलीज हुआ है एग, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आ गए इस वाले फेलोपियन ट्यूब के पास। तो जो इस तरफ गए हैं वो तो वेस्ट हो गए, है ना? तो एक टाइम पे अगर हम देखें तो 7 ml में करीबन 20 लाख स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं। तो जो इस तरफ गए वो वेस्ट हो गए, ठीक है, आधे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ वहां चले जाते हैं, और इनकी लाइफ होती है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स। कितनी होती है? 20 मिनट्स। तो इतने भी क्या होंगे? वो डेड हो जाएंगे, राइट? तो जो यहाँ गए वो यहाँ चले गए, जो सीधे गए वो भी वेस्ट हो गए क्योंकि वहां भी कुछ नहीं है। तो ये सब क्या होंगे? डेड होके फिर साफ हो जाते हैं बॉडी से। लेकिन जो इस तरफ गए तो एक एग में सिर्फ एक ही स्पर्म जाता है, ठीक है, तो लाइफ के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए, और निकलते कितने? इतने सारे। तो ये सारे के सारे फिर डेड हो जाते हैं, और जो एक हमारा स्पर्म होता है वो जाके एग के साथ मिल जाता है। ओके, तो ये कहाँ पे मिलता है? जब ये जो स्पर्म है एग से मिलता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। तो जब स्पर्म एग से मिलता है तो इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ मिलता है? क्या ये यूट्रस में मिलता है, या ये ओवरी में मिलता है, या फिर ये फेलोपियन ट्यूब में मिलता है? सो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? ये होता है फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि एग जहाँ पे रिलीज हुआ है स्पर्म वहां पे जाता है, और यही होता है ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन, और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसके होने के बाद इसको ये जो हुआ है ना, इसको जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल चुका है, तो अब क्या है? उस जो मिल के जो बना है उसको हम कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट, ठीक है। तो ये बायोलॉजी में एक वर्ड आता है जाइगोट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये कब होता है? जब यूट्रस से स्पर्म होते हुए जाता है और एग से मिल जाता है, ठीक है। जब ये मिलके जो बनता है दोनों गैमेट्स को मिला के, वो होता है जाइगोट। और जब ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद ये कहाँ आता है? यूट्रस में आ जाता है। तो यूट्रस में आने के बाद इसे क्या कहा जाता है? तब इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, ओके। तो जब ये बड़ा हो जाता है तब ये यूट्रस में आता है, इसे एम्ब्रियो कहते हैं। और जब तक ये बॉडी के अंदर है, ये बाहर नहीं आया है, तब तक ये एम्ब्रियो ही है। जब ये बॉडी से बाहर आ जाता है तब ये इसे हम बेबी कहते हैं, और तब तक हम इसे एम्ब्रियो कहते हैं, ओके। तो स्टार्टिंग में ये जाइगोट होता है, जब ये बड़ा होता है तो एम्ब्रियो हो जाता है, जब बॉडी से बाहर आता है तो ये बेबी हो जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब कुछ लोगों में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है ना, कुछ लोग क्या होते हैं? प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो इसमें या तो कभी कभी मेल बॉडी में प्रॉब्लम होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? 2 तरह के प्रॉब्लम जो बेसिक देखे जाते हैं, कि सबसे पहला कि उसके बॉडी से 7 ml तक स्पर्म रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस वजह से उतने शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहे, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। सेकेंड होता है कि किसी किसी के स्पर्म तो रिलीज होते हैं, पर उनका जो स्पर्म होता है ना, उसका हेड होता है, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी उसका टेल नहीं होता। टेल के बिना वो कैसे ट्रैवल करेगा? तो इस रीजन की वजह से भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। फीमेल्स में क्या इशू हो सकते हैं? हो सकता है कि फीमेल में उतने एग्स ही ना बन रहे हो, ठीक है, ओवरीज में उतने एग्स ही ना बन रहे हो, जिस वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, उनका ये जो ट्यूब होता है, ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है, ये कितना पतला होता है कि उसमें से स्पर्म ही नहीं जा पाता है एग के पास तक। तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं डॉक्टर्स, कि उनके पास कुछ टूल्स होते हैं, जिससे वो यूट्रस से कुछ अपना टूल डालते हैं और यहाँ से फीमेल एग को निकाल लेते हैं, यानी ओवम को निकाल लेते हैं। ऐसे ही सेम जो मेल पेरेंट होता है, उसके स्पर्म को लिया जाता है और उसे बाहर ही दोनों को मिलाया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो जो काम फेलोपियन ट्यूब में होता है, वो काम कहाँ हो रहा है? वो काम होता है बाहरी कांच में, या फिर डॉक्टर के जो टूल्स होते हैं, ओके। और इसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाता है, तो वापस से उसको फीमेल के यूट्रस तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ,
लेकिन क्या बेबी को ग्रो भी बाहर कर सकते हैं? बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, सब चाहिए, वो तो यूट्रस में ही मिलेगा, है ना, गर्भधानी में मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको वापस से यूट्रस में डाल देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो ऐसे प्रोसेस से होने वाला बच्चा होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब का प्रोसेस होता है इस तरीके से। सेम चीज अभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी वुमेन्स जो अपने फिगर के लिए कंसर्न होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेसिकली आपका जो फिगर है वो थोड़ा बहुत बॉडी यहाँ वहाँ हो जाती है, और इस तरीके से कुछ उनके चाहे करियर के ऐसे बोल सकते हैं कि करियर उनको अलाउ ना कर रहा हो, या फिर उनकी कोई बेसिक रीजंस हो, या नॉर्मली उनको अपनी बॉडी को ख़राब नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे उनको पेरेंट भी बनना है लेकिन बॉडी को या फिगर को ख़राब नहीं करना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे मदर्स अपने एग देते हैं और फादर का स्पर्म लिया जाता है, और दोनों को मिला करके उसका फर्टिलाइजेशन करने के बाद बहुत सारे वुमेन्स होते हैं इंडिया में जो गरीब होते हैं, तो उनको इसके बदले में पैसे दिए जाते हैं और उनको अपने यूट्रस में उनका बेबी रखना होता है। ओके, इस प्रोसेस को हम सेरोगेसी कहते हैं। तो जब मदर खुद अपने ओवम को अपने अंदर रखती है, ठीक है, तो इसको टेस्ट ट्यूब प्रोसेस कहते हैं, और जब दूसरी वुमेन के अंदर डालते हैं किसी और का बेबी, तो इसको हम कहते हैं सेरोगेसी। ठीक है, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, और इस प्रोसेस को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तादाद में किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई और वुमेन इसे रखती है। अब इसके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो अगर पैदा होने के बाद हो सकता है विकलांग है या कुछ डिसेबिलिटीज़ है उसके अंदर, तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, तो जिसने उसे बर्थ दिया है कभी कभी उसे ही उसे रखना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा इतना अच्छा होता है या जिस वुमेन ने उसे डिलीवर किया है वो उसे अटैच हो जाती है, तो वो उसे वापस ही नहीं देती। तो ये सारे भी प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, नाउ सो एज वी डिस्कस अबाउट दिस, नाउ जब ये जो स्पर्म है ये नहीं मिलता है एग से, तो तब क्या होता है, क्योंकि एग्स तो रिलीज हो रहे हैं एवरी मंथ, है ना, तो ये एग्स निकलेंगे भी बाहर। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एग्स ये रिलीज हो गए समझिए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये यूट्रस के रास्ते से, अभी एग्स की जो लाइफ होती है अराउंड 2 days की होती है, तो ये इतने में डेड होते हैं, एंड उसके बाद ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं ब्लड के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। तो वुमेन्स में होता है अराउंड 6-7 days ये मेंस्ट्रुएशन रहते हैं उनके, ठीक है। तो इन 7 days में नॉर्मली 4 days रहते हैं, किसी किसी को 7 days भी रहते हैं। तो इन 7 days में बॉडी से ये जो एग है, अब ये वेस्ट है, ठीक है, बॉडी का, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि ये ब्लड के फॉर्म में निकलता है, तो इसमें पेन वगैरह भी होता है और थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है, बट इसमें क्या होता है, बॉडी क्लीन हो जाती है। और इसी तरीके से फिर वापस होता है नेक्स्ट मंथ। तो इसमें अगर समझिए कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं, ठीक है, और ये जो एग डेड हो गए हैं, तो ऐसे में अगर स्पर्म जाता भी है तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। और जब ये पीरियड्स हो जाते हैं तो ये रिलीज होने के बाद भी अगर आपके जो मतलब होते हैं ना, पीरियड्स का प्रोसेस हो चुका है, 7 days कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये वापस से दूसरे वाले ओवम को बनने के लिए टाइम लगेगा। तो इसमें भी अराउंड 7 days का टाइम लगता है, तब जाके एक एग रिलीज होता है। तो पीरियड्स के बाद के 7 days भी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है प्रेग्नेंट होने की, तो इसको हम सेफ डेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। इसके बाद ये जो बीच का इन दोनों की ड्यूरेशन होता है, ये 14 days के अलावा ये डेज में प्रेगनेंसी के हायर चांसेस होते हैं। ऑलराइट, सो एज वी डिस्कस्ड, दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नाउ एक और जो सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आया है इससे जुड़ के, जो मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है वुमेन्स में, इन दिनों वुमेन्स इम्प्योर होती हैं, ये इम्प्योर चीज़ है ना, और ये बहुत अच्छा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए वुमेन्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, जैसे कि बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं, किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना, और अचार वगैरह टच नहीं करना, टेम्पल में एंटर नहीं करना। इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें हैं जो मानी जाती है आज भी, राइट। तो अगर हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहाँ से हमें थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। तो हम आज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो एक दौर है वो अलग है ना। हम 1000 साल पहले की अगर बात करें, तो उस वक्त क्या हुआ करता था कि जो वुमेन्स होती थी, उन वुमेन्स को ये एक
फिजियोलॉजिकल इशू है, राइट। तो ऐसे में उस टाइम के वुमेन्स का जो वर्किंग लेवल था वो आज के मुकाबले तो मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा काम करते थे। और पहले जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहा जाता था, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, तो 10 से 15 लोग एक एक फैमिली में रहते थे मिनिमम। तो इसमें वुमेन्स खाना भी बनाते थे उनके लिए, और सारे काम जो होते थे करते थे। और घर के काम तो थे ही, उसके अलावा जो इतने भी आर्टिस्टिक वर्क थे वो भी करते थे। यानी कि अगर जैसे आज कुछ होता है तो हम बाहर से खरीद के ले आते हैं, है ना, पर उस वक्त जो वुमेन्स होते थे वो घर पे ही सब कुछ बनाते थे और खुद ही सब कुछ डेकोरेट करते थे। तो ऑलमोस्ट वो बहुत ज़्यादा काम करते थे। और इतने काम में जब उनका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो डेज हैं ये आते थे, तो इसमें क्या होता था कि इतना सारा काम करना, जो बॉडी की एक बेसिक नीड होती है कि ऐसे टाइम पे रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को, क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, मेंटली भी बहुत कुछ हो रहा होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब भी रहते हो, आपको अलग अलग चीज़ें चल रही होती है, और बॉडी भी आपकी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा उतनी एक्टिव नहीं होती है, पेन होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो क्या हुआ कि उस वक्त ये जो 3-4 दिन थे ये ऐसे कर दिए गए कि वुमेन्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करें, ओके, सिर्फ और सिर्फ उनको रेस्ट मिले, ना कि उन दिनों में उनको क्योंकि केयर चाहिए, लव चाहिए, उतना अटेंशन चाहिए कि उनको बस रेस्ट मिले। तो कोई उन्हें खाना बना कर दे दे, कोई उनको केयर करे। तो ये वुमेन्स को बचाने के लिए, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक तरीके से इस चीज़ को, पैटर्न को फॉलो किया जाता था। इसमें वुमेन्स किचन में नहीं जाते थे, क्योंकि इतना सारा अगर वो कुकिंग करेंगे, गर्मी में रहेंगे, तो इससे उनकी हेल्थ और ख़राब हो जाएगी। वो बाहर नहीं जाते थे क्योंकि उस वक्त सैनिटरी जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो आप सोचिए कि आज के टाइम अगर आपको बाहर जाने के लिए कहा जाए, सैनिटरी भी नहीं पहना, बिना पहने, है ना, ऐसे आपको बाहर भेजा जाए, तो ऐसे में आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, है ना। तो उस वक्त इसीलिए वुमेन्स को घर में ही रहने के लिए कहा जाता था, ताकि वो सेफली अच्छे से रेस्ट करें, खुद को टाइम दे। और ऐसे टाइम में वो क्या करते थे, रेस्ट करते थे, गाना गाते थे, प्रेयर करते थे, और भजन करते थे, इस तरीके की चीज़ें करते थे, खुद को रिलैक्स करते थे। तो बेसिकली ये 3-4 दिन के रिलैक्सिंग पीरियड हुआ करते थे, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो डिज़ाइन की गई थी इस तरीके से। तो बाद में कुछ समय बाद इसको जिन लोगों ने ऐसा कहा कि ये इम्प्योर है या ऐसी कुछ चीज़ें, तो ये मैं कहती हूँ बहुत ही रूड माइंड हुए होंगे जिनसे ये सब थॉट्स आए होंगे, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा ही घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके आगे इसको फॉलो करवाया गया। सो दिस इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये अगर इम्प्योर होगा, तो अगर हमारे जो अगर मैं कहूँ कि मेरे हमारे मॉम है, ठीक है, हमारे या जो भी वुमेन्स हैं, अगर उनको पीरियड्स नहीं आएंगे तो हमारा ही जन्म नहीं होगा, राइट। वी कैनॉट गेट बर्थ। सो अगर हमारा ही जन्म नहीं होगा, तो अगर वो इम्प्योर है तो हम भी इम्प्योर है, फिर ये सब कुछ इम्प्योर है, राइट। सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन जिसको हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करना बंद करना चाहिए। एंड यही मैं कहूँगी कि वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस। एंड as we discussed about the female reproductive system and menstruation cycle, so our reproduction topic here comes to an end। और ये चैप्टर में ये सबसे important 2 टॉपिक थे। so do revise this and tell me any more question if you have। आप मुझे comment section में बता सकते हैं, we will discuss about it। and thank you so much for watching।